आज किस बारे में बोले, जल्दी बताओ जब तक तुम्हारे पास मेरी आवाज़ नहीं आती। पॉजिटिविटी। पॉजिटिव एक चार्ज होता है। बेसिकली चार्ज तो दो होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिविटी क्रिएटिविटी से निकलती है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि कितना ही हम चैलेंजेस को फेस करें, हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे आवाज़ बढ़ते चले। नाउ पॉजिटिविटी इन सेंस ऑफ प्रिपरेशन की अगर आप बात करोगे तो सिंपल जो थॉट अभी एट रैंडम मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है तो आप पॉजिटिव रहोगे। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम करेंगे अल्टीमेटली वो है। ये हमारा थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप रहता है, अल्टीमेटली सब कुछ वहाँ से है, लेकिन बिना प्रयास के वहाँ से भी नहीं है। मतलब अगर ईश्वर बोलता है कि ठीक है खाना हमारी तरफ से, तो इसका मतलब नहीं हो कि अपन बैठे रहें और मुँह खोलने खाना आ जाए अपने आप, वो तो नहीं होता। तो प्रयास तो हमें करना पड़ता है। तो जो चीज़ आप पाना चाहते हो, अगर हम बोलते हैं कि हमारी किस्मत के अंदर होगा तो मिल जाएगा, बेशक मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रयास नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? फॉर्म नहीं भरोगे तो क्या करोगे? एग्जाम देने नहीं जाओगे तो क्या होगा? गोले नहीं भरोगे तो क्या होगा? प्रयास सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहते हुए हर वो काम जो आपसे कहा जाता है, हर वो पैरामीटर जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं, अगर आप करते चलोगे, नो डाउट आपको थॉट आएंगे मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये थॉट बनते हैं, लेकिन हमारा काम है सही प्रयास करना, सही दिमाग से वहाँ पे आंसर्स को मार्क करना और फिर छोड़ देना। जिसे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या निष्काम कर्म की थ्योरी मेंस में जो लोग बैठे थे पीपीएम में उन्होंने पढ़ी थी, वो करना है। आपको फल की चिंता नहीं करना है, आपको कर्म की चिंता करना। अब कर्म कौन सा है? तो एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके प्रति संवेदनशील होकर कार्य करना है। ना संवेदनशील किस प्रकार से बनेंगे? क्या आता है एग्जाम में? क्या आता है तुम्हें? क्या आता है वो नहीं पूछ रहा हूँ। एग्जाम में क्या आता है उस पर फोकस रहते हुए जो पैटर्न चल रहा है उसे कवर करने की कोशिश करें। अब दो डिफरेंट पैटर्न्स हैं हमारे पास, पहले 2 साल का पैटर्न है, पिछले साल का पैटर्न है, तो इससे कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है। हो सकता है इसका मिला जुला स्वरूप आए, हो सकता है सेकंड वाला पैटर्न है, हो सकता है फर्स्ट वाला पैटर्न है, वी डोंट नो, लेकिन पैटर्न तो दिख रहे हैं ना। आप किसी भी चीज़ को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जिधर इनका फोकस एरिया है वो रफली अराउंड 60-70-80% क्वेश्चंस कवर करा सकता है। ये पॉजिटिविटी है। उस टारगेट में बस प्रयास करते चलो, हर रोज़ प्रयास करो, टाइम वेस्ट मत करो। सुबह उठते हो ईश्वर का नाम लो, जिस भी नाम से आप पुकारते हो उसको, जो भी नाम से आप पुकारते हो, पुकार के बोलो कि भैया मैं बनना है, मुझे बनना है, तेरी मदद चाहिए, और हर वो काम करा जो मुझे सफलता दिला सकता है। दैट्स इट, एंड स्टे पॉजिटिव। बात करो, अगर निगेटिविटी आ रही टॉक टू मी, आएगी। सब कोई निगेटिव होते हैं, हम भी होते हैं, ऐसा थोड़ी है। टेक केयर। चलो अब हमारा जो आज का टॉपिक है, भैया मैंने 3 सेट निकाले, 1 सेट मेरा है, दे दो तो ज़रा ज्योग्राफी वाला। 2 नए लोगों के लिए, बाकी जो 2 लोग अभी आ नहीं रहे उनकी बात अलग है। देखिए जो हमको एक सिलेबस के अंदर दिया है, बेसिकली ये मेरे मेंस वाले नोट्स हैं, लेकिन इसी के अंदर मेरा डिटॉल है। तो अगर वो अंदर उतर के सवाल पूछ लेते हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने सिंपल फोल्ड माउंटेन के ऊपर सवाल पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा नहीं है, लेकिन अगर वो माउंटेन की थ्योरी पे चले जाते हैं तो माउंटेन की थ्योरी कहाँ से निकलेगी? तो सबसे पहली चीज़ हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये मैं पूरा मेंस वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ब्रॉडली पढ़ाऊँगा। हमारे पास 2 तरीके की फोर्सेज होती हैं, याद आया? एंडो एंड एक्सो। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेज वो होती हैं जो धरती के अंदर से निकलती हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा करी थी। एक्सोजेनिक फोर्सेज वो होती हैं जो हवा, पानी, बर्फ़, सूरज की गर्मी, इन सब की वजह से बनती है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस से 3 तरह की प्लेट्स बनती हैं। तो सबसे पहला काम आप अपनी कॉपी के अंदर करेंगे, 3 तरीके की प्लेट्स बनाएंगे। कि 4 तरीके की प्लेट होती हैं, कि 5 तरीके की प्लेट होती हैं। प्लेटें बहुत सारी होती हैं, एक वो छोटी क्वार्टर प्लेट होती है, एक हाफ प्लेट होती है, एक फुल प्लेट होती है, एक थाली होती है, और एक वो बड़ा सारा खौन होता है ना। क्यों भाई, खाया कभी खाना आपने खौन में? मुस्लिम्स की शादी किसी ने अटेंड करी एकदम ट्रेडिशनल वाली? उसमें एक बड़ी प्लेट रहती है, 4-5 लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं, उसको खौन कहते हैं। मतलब जिसमें खाते खौन ही कहते हैं, है ना, खौन तो नहीं कहते। बिरयानी, हाँ अब तुम्हें बिरयानी याद रही पंडित जी, देखो यार ज़रा, हमें तो यही मालूम था कि तुम तो भैया वेजिटेरियन हो। सो वो प्लेटों की बात यहाँ नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट की। तो मैंने कॉम्बिनेशन लिखवाया था आपको, तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन लिख लो। कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्री होगी, एक बाउंड्री होगी कॉन्टिनेंट ओशन की, एक बाउंड्री होगी ओशन की, बराबर है। अभी आप लोगों ने ओशन को अंदर से जाके सबमरीन में देख लिया, आपको सब पता है कि कहाँ पे कौन सी रे जा रही है, कहाँ पे कौन सी
ट्रेंचेस आ रही हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। प्लेन्स बना लिया आपने, बेसिन्स बना लिया आपने, प्लेटोज बना लिया आपने, राइजेस बना लिया आपने, इतना सारा काम आपने कर डाला। तो अब अंदरूनी मामला आपको पता है, अब हमारी थ्योरी पार्ट है, वो प्रैक्टिस करिए तो अब आप बड़े आराम से समझेंगे। अब ये जो 3 जगह हैं, इन जगहों के ऊपर हमारे पास कुछ अलग अलग तरह के जो फोर्सेस एंडोजेनिक लग रहे हैं, उससे 2 तरह की मेजर फॉल्ट लाइंस पैदा होती हैं, मेजर प्लेट की बाउंड्री पैदा होती है। एक होती है कन्वर्जिंग, आप कन्वर्जिंग का डायग्राम बनाएंगे आप लोग। एक होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट का डायग्राम आप अभी बनाइए। और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। अब यहां पर कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है पहला, ओशन है दूसरा, कॉन्टिनेंट है, ओशन है ये तीसरा। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट और ओशन, ओशन के अंदर जो भी प्लेट आपस में जो 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि आपको कॉन्टिनेंट और ओशंस की बॉर्डर पर मेजॉरिटी में ट्रेंचेस मिलेंगी। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ओशन और कॉन्टिनेंट की बॉर्डर पर बहुत छोटे से एरिया में मौजूद है, बहुत छोटा सा एरिया है। सुएज कनाल, सुएज कनाल, रेड सी वाला जो एरिया है, वहां से टर्की से चालू होती है रिफ्ट, जिसे हम अफ्रीकन रिफ्ट बोलते हैं। उसके 2 हिस्से हैं, ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वेस्टर्न अफ्रीकन, मतलब वेस्ट अफ्रीका में नहीं है, रिफ्ट का वेस्टर्न पार्ट। तो एक तो नॉर्थ टू साउथ जाती है, जिसमें से नाइल भी बहती है। ये जो पार्ट समंदर से निकलता है, जो ओशनिक पार्ट हल्का सा कवर करता है, वो रिफ्ट वैली है। तो रिफ्ट वैली समझ में आ गई आपको। अब रिफ्ट वैली कहाँ पे होती है, तो वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ओशन में भी होती है और कॉन्टिनेंट में भी होती है, बॉर्डर्स पे 99% नहीं होती। तो या तो कॉन्टिनेंट में होगी या ओशन में होगी, दैट इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव, बराबर, यानी ये इस तरह का मूवमेंट मार रहा है, डाइवर्जेंट, बराबर। अब हमारे पास अगली जो बनती है वो है हमारी कन्वर्जेंट। नाउ कन्वर्जेंट के अंदर एक प्लेट चलती है, वो नीचे की तरफ दूसरे प्लेट में झुकती है और इस पोर्शन से ये ऊपर उठना चालू हो जाता है प्लेट। इस पार्ट को कहते हैं सबडक्शन। ये मूवमेंट ऐसा है और ये है हमारा कन्वर्जेंस, और ये बनता है हमारा जनरली बाउंड्रीज पर। अब बाउंड्रीज के अंदर ये जो पोर्शन है, सबडक्ट कौन होगा, जो हैवी है सुमो पहलवान है, वेरी गुड वेरी गुड, जो डेंस है, यानी 1 क्यूबिक मीटर के अंदर जिसमें ज्यादा माल कंपैक्ट तौर के ऊपर भरा है, वो डेंस है। यानी सेडिमेंटरी रॉक का डिपॉजिट जिसके ऊपर होगा वो हल्का होगा, ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, ये जिसके ऊपर ज्यादा होगा वो भारी होगा। सो कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर, ओशन, ओशन के अंदर, कॉन्टिनेंट, ओशन के अंदर अगर सबडक्शन की बात करेंगे तो डेंसिटी जिसकी हाई होगी वो प्लेट सबडक्ट होगी। अब हमेशा याद रखिए कि डेंसिटी ऑफ ओशनिक प्लेट इज हायर, इसलिए हमेशा अगर ये वाला हिस्सा आता है तो ऑलवेज ओशनिक प्लेट सबडक्ट्स, ऑलवेज। ओशनिक प्लेट क्यों डेंसर होती है, क्योंकि उसके ऊपर इतना बड़ा भारी पानी का वॉल्यूम रहता है जिस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो भले ही वहां सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होता है लेकिन वो हैवियर होता है, कंप्रेस्ड होता है। ये मेजर रीजन हो गए। तो प्लेट बाउंड्रीज हो गई। अब हम लोगों ने जो लैंडफॉर्म्स पढ़े थे, उन लैंडफॉर्म्स के अंदर एंडोजेनिक लैंडफॉर्म जो फॉर्मेशन होता है, पेज नंबर 3 के ऊपर मेरे नोट्स के अंदर है, इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म मिलना चालू होता है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपका क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है, सियाल सीमा है, और इसी के अंदर आपके सारे कॉन्टिनेंट्स शामिल हो जाते हैं, ओशियानिक प्लेट शामिल हो जाती है। क्योंकि क्रस्ट की बात है तो क्रस्ट के अंदर से ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया। अब जब ये टकरा रहे हैं या दूर जा रहे हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ ऑर्डर बनेगा। सेकंड ऑर्डर फॉर्म, नीचे वाला देखो ना आप, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या हो गया, इसके अंदर बड़े बड़े आपको क्या बोलते हैं, ओशन बेसिन्स बनेंगे और माउंटेन रेंजेस बनेंगी। माउंटेन रेंजेस इसी में है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, माउंटेन रेंजेस इसी में आएगी, जैसे एग्जांपल में लिखा हिमालयाज, है ना। तो वो माउंटेन रेंजेस जो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पर एग्जिस्ट करती है, वो सेकंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म है। एंडीज, एल्प्स,
एटलस, हिमालयाज, ये प्रेजेंट डे के अंदर रॉकीज का पार्ट, पूरा रॉकीज का पार्ट, ये एग्जाम्पल्स हैं जो फोल्ड माउंटेन्स के हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स के हैं। यंग का मतलब है जो रीसेंट हिस्ट्री के अंदर बने हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन वो भी देख लेंगे। ये ऑर्डर समझ में आ गया। अब अगला ऑर्डर देखिए क्या होता है। इरोजन हो गया, एक वो पहाड़ बनता है जिसके अंदर कोर में ग्रेनाइट होता है, जैसे हिमालयाज है। हिमालयाज की हमने 4 रेंजेस देखी हैं। एक होती है नॉर्दर्न वाली जिसे हम ट्रांस बोलते हैं या टेथिस बोलते हैं या तिब्बतन हिमालयाज बोलते हैं। एक उसके बाद आउटवर्ड आती है, टुवर्ड्स इंडिया आती है, जिसे हम ग्रेटर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं उसको? इनर। और क्या बोलते हैं उसको? हिमाद्री। हिमाद्री एक ही के नाम है, आप भटक गई हैं। ग्रेटर इज इनर, इनर इज हिमाद्री, HIG। हिमाद्री हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला, इनर और ग्रेटर बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा है। इसके बाद इससे थोड़ी सी छोटी है जिसे हम मिडिल हिमालयाज या सेंट्रल हिमालयाज बोलते हैं। कुछ जगह पर इसको दूसरा नाम भी दे देते हैं, हिमाचल हिमालयाज, छोटे पार्ट में। आउटर वर्ड वाली को आउटर बोलते हैं, शिवालिक्स बोलते हैं। शिवालिक्स और लेसर हिमालयाज, लेसर यानी जो मिडिल पार्ट है, ये दोनों सेडिमेंट्री कंपोजिशन है। अब लेटर से कि ऑल ऑफ अ सडन, लेटर से अभी तो कंप्रेशन चल रहा है, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट है, तो वहां पे सबडक्शन चालू है, लेटर से उसको स्विच ऑफ कर दिया। लेटर से कि प्लेट टेक्टोनिक का जो अंदर मूवमेंट था, वी हैव चेंज्ड इट। अब वहां नहीं होगा, अब आउटवर्ड की तरफ जाने की बात हो रही है, या स्टेल हो गया, वो बंद हो गया वहां पे, अब कुछ नहीं, दूध उबल गया, बंद कर दिया, थोड़ा थोड़ा उबलता रहेगा, उसके बाद फिर वो शांत हो जाएगा, धीरे 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 ठंडा होने लगेगा। व्हाट विल हैपन टू दीज माउंटेन्स, अब यहां पर एक्सोजेनिक फोर्सेस लागू हो जाएंगे। अब जैसे ही एक्सोजेनिक फोर्सेस लागू होते हैं, हवा, बर्फ ऑलरेडी बर्फ है, पानी, ये सब इसके ऊपर खेल करेंगे और सूरज की रोशनी, इरोजन चालू होगा। अब इरोजन चालू होगा तो ग्रेटर हिमालयाज का जो ग्रेनिटिक पार्ट है, बसाल्टिक पार्ट है, जो हार्ड रेजिस्टिव रॉक्स हैं, वो बच जाएंगे, ऊपर का सेडिमेंट्स चला जाएगा। शिवालिक्स का और लेसर हिमालयाज का भी इरोजन हो जाएगा। ये इरोजन कहाँ होगा? ऐसा तो नहीं कि वहां से उठा के कहीं और डाल दिया, उनकी वैलीज भरना चालू होंगी, प्लेनेशन जिसे कहते हैं, वो प्रोसेस होता रहेगा, 1 साल 2 साल 10 साल, करोड़ साल, 2 करोड़ 10 साल, 10 करोड़ साल। अब वो प्लेनेशन हो गया। अब लेटेस्ट इमेजिन कि ये थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट मारता है साउथवर्ड, वापस ड्रैग करता है, तो कहाँ से टूटेगा, कहाँ पे नई वैली बनेगी? अगर लेटेस्ट से कि हिमालय से इंडियन सब कॉन्टिनेंट वापस इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होना चालू होता है, तो जो मेजर फॉल्ट लाइंस हैं वो कच्ची हैं, वहां से हटना चालू हो जाए। तो मेजर सबसे पहली फॉल्ट लाइन जो हम इधर इंडिया की तरफ से देखते हैं, तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट दिखता है, जो शिवालिक माउंटेन्स के जस्ट पहले है, फॉल्ट है वहां, वो फैलेगा, वहां गड्ढा आएगा। उसके बाद में वो पहाड़ है, पहाड़ों के बाद में फिर से एक फॉल्ट है, वो अलग हटेगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर सेंट्रल थ्रस्ट आएगा और फिर उधर इंडस सचर आ जाएगा। तो ये सब फैलना चालू होंगे, सारे फॉल्ट्स धीरे धीरे फैलना चालू होंगे, वैलीज बनेंगी, इनमें नदियां बहना चालू होंगी, इनमें इरोजन से डिपोजिशन होना चालू होगा। अब लेटेस्ट इमेजिन कि वापस से रिवर्सल हो गया कुछ करोड़ साल बाद, तो बड़े बड़ी नदियां, बड़ी बड़ी वैलीज बन चुकी थी, देयर आर नो शिवालिक्स एनीमोर, खत्म हो गए, इरोड कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोर रॉक्स बाहर नहीं आई थी, दैट इज ग्रेनाइट नहीं आया था बाहर, या बसाल्ट बाहर नहीं आया था। हिमालयाज विल रिमेन देयर क्योंकि उनका ग्रेनिटिक टॉप है, माउंट एवरेस्ट का टॉप ग्रेनाइट का है, तो इट हैज अ कोर ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज द हार्डेस्ट रॉक अवेलेबल, मतलब नेचुरल इग्नियस रॉक्स के अंदर। अब इसके बाद में जब वापस से हम कंप्रेस करना चालू होते हैं, तो जो फॉल्ट थे जिनमें सेडिमेंट्स भर रहे थे, सदियों से भर रहे थे, वो कंप्रेस हो चुके थे, वो ऊपर उठना चालू करेंगे एज ब्लॉक्स, ब्लॉक माउंटेन की तरह से वो उठना चालू करेंगे और उनका भी इरोजन चालू हो जाएगा। कंसेप्ट आ गया। अब जो दूसरी तरह के भी माउंटेन्स उठ रहे हैं, चूंकि प्लेट टेक्टोनिक से उठ रहे हैं, तो वो भी ब्लॉक माउंटेन्स आर कंसिडर्ड इन सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म। इतने बड़े एरिया के अंदर अगर ब्लॉक उठता है, इट इज कंसिडर्ड एज, फॉर एग्जाम्पल सह्याद्रीज, वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री सेकेंड ऑर्डर ऑफ माउंटेन्स में है, बिकॉज वो ब्लॉक है। ऐसा बेसिकली प्लेटो की एज है वो, लेकिन जो नीचे कोस्ट से अगर आप देखोगे तो वो राइज बड़ा मैग्निफिशेंट राइज है, तो वो कंसीडर किए जाते हैं एज सेकेंड ऑर्डर। तो ब्लॉक का समझ में आ गया। तो सेकेंड ऑर्डर में 90% प्लस एरियाज के अंदर आपको जो पहाड़ मिल रहे हैं, दे आर फोल्ड, मासिव,
मासिव यानी हजारों किलोमीटर में जा रहे हैं वो, सैकड़ों तो मिनिमम है। अब इसके बाद क्या हुआ, लेटस से फिर से स्विच ऑफ कर दिया मैंने, गैस बंद कर दिया, अब कुछ नहीं हो रहा, इन्हें कंप्रेशन कर दिया, ब्लॉक खड़े कर दिया, ब्लॉक इरोड हो रहे हैं, सेडिमेंट से बने थे। माउंट एवरेस्ट खड़ा हुआ है, उसके साथ वाली पीक्स खड़ी हुई हैं क्योंकि ग्रेनाइट की हैं, वो इरोड होना चालू होंगी, उनका जो ऐसा पीक है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना चालू होगा, राउंडिश होने लगेगा, वो धीरे 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 घिसते 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 नीचे आना चालू होगा। लेकिन जो ये सेडिमेंट से ब्लॉक बनाए थे ये सडन गायब हो जाएंगे। इनमें हो सकता है कि कहीं कोई रॉकी स्ट्रक्चर बचा हुआ हो तो वो आइसोलेटेड माउंटेन्स बना सकता है, दैट इज कॉज ड्यू टू इरोजन। वो सेकेंड ऑर्डर में नहीं, वो थर्ड ऑर्डर में। माउंटेन्स कॉज्ड बाय इरोजन या अक्यूमुलेशन ये थर्ड ऑर्डर में जाएंगे, क्योंकि इरोजन वेदरिंग के बाद है, वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, इरोजन के बाद डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन के बाद वो हिस्सा ऊपर उठकर आया। सो सेकेंड ऑर्डर का हिस्सा है। ये एक सिंगल माउंटेन भी हो सकता है, ये मल्टीपल माउंटेन्स भी हो सकते हैं। नाउ व्हाई यहाँ पर माउंट किलिमंजारो लिखा हुआ है, माउंट किलिमंजारो यहाँ पे मैंने लिखा है तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, बिकॉज पूरा जापान वॉल्केनिक आइलैंड्स के ऊपर है और वो एक टेक्टोनिक फॉल्ट के ऊपर है, वहां नीचे ट्रेंच मौजूद है, तो दैट इज शोइंग कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स में है और ये बिल्डिंग प्रोसेस में है। बट यहाँ की जो फॉल्ट लाइन है वो बड़ी वीक है, इसी वजह से यहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं और अर्थक्वेक नॉर्मल है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये क्या है हमारा ऑर्डर्स में। इसके बाद माउंटेन्स नहीं होते, देयर इज नो माउंटेन इन थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर, माउंटेन नहीं मिलेगा आपको। सो सेकेंड ऑर्डर में माउंटेन चेन्स आएंगी, चेन्स, आर्चेस जिन्हें बोला जाता है, माउंटेन चेन या माउंटेन आर्चेस। अब माउंटेन चेन और माउंटेन आर्चेस वाला आई डोंट थिंक यहाँ लिखा होगा तो सही, लास्ट पेज पे होगा शायद, पेज नंबर 10 पे आइए, पेज नंबर 10 पर। अब यहां पर देखिए मैंने आपको सिस्टम, ये अंग्रेजी का है, हिंदी में सब कुछ श्रेणी है। समस्या ये है, हिंदी में सब कुछ श्रेणी में आ जाता है और इसी वजह से एक क्वेश्चन हमारा करेक्शन मोड में गया था। तो माउंटेन किसे कहते हैं? तो एक टेक्निकल टर्म होती है माउंटेन की कि जो भी 1000 फीट या 300 मीटर से ऊपर है ना, ऊपर माउंटेन की डेफिनेशन लिख रखी है, तो ये हाइट वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि 600 मीटर की ऊपर से, 600 मीटर के आसपास के सराउंडिंग से जो उठ जाए वो माउंटेन है। तो प्लेन्स हैं, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा, बिग प्लेन्स, BIG, बिग प्लेन्स। तो बिग प्लेन्स के अंदर लेटेस्ट से कि एक पहाड़ी खड़ी है 600 मीटर से ऊपर, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ माउंटेन, आइसोलेटेड माउंटेन कहलाएगा। अब वहीं पर हमारा शिवालिक को इरोड करा था हमने, इमेजिन करके हमने लेसर को इरोड कर दिया था। उसमें हो सकता है कि कहीं बड़े चट्टाने बच गए, आसपास का इलाका तो साफ हो गया, लेकिन एक चट्टान, एक पहाड़ी इधर है, फिर थोड़ी दूसरी पहाड़ी 1-8 किलोमीटर दूर पे, 2-3 किलोमीटर, तो ये एक सीरीज बनती हुई दिखेगी, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सीरीज। अब अगर लगातार, अब माउंटेन का जो काम है उसको समझना है। तो माउंटेन के काम में अगर एक माउंटेन है तो ये माउंटेन है जिसकी वर्टेक्स, पीक वी शेप की होगी, इन्वर्टेड वी, और एक हिल है तो ये राउंड हो चुका होगा और उसकी हाइट थोड़ी छोटी होगी, दिस इज अ हिल, और एलिवेशन इज समवॉट 300 मीटर्स, 300-500 ऐसा मीटर्स की हाइट आसपास की सराउंडिंग से, वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट एज अ, भैया आप ही को देख रहा हूं, मोबाइल में नहीं देख रहा हूं मैं, हिल, ठीक है। सो माउंटेन का ये काम है। इन दोनों को बोलते हैं इसके लिम्ब्स, टांगे। ये क्या है? लिम्ब। ये क्या है? लिम्ब। अब ये पहाड़ एक है, इसी के पीछे एक और पहाड़ ऐसा ही है, इसी के पीछे एक और पहाड़ ऐसा ही है, तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट अगर एक साथ चल रहा है इसको बोलते हैं एक्सेस। ये एक हिंज की तरह काम करता है। हिंज मालूम है, दरवाजे के अंदर शिकंजा, ये क्या कब्जा होता है, कब्जा कैसे मूव करता है? तो लिम्ब्स अगर फैले हुए हैं, आप फैला दिए पूरे लिम्ब्स एकदम 180 डिग्रीज कर दिए, प्लेन हो गया वो, फिर आप धीरे 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 उसको ऊपर उठाते रहिए, तो जितने पास लिम्ब्स होंगे उसका स्लोप उतना खतरनाक होगा। सो ये जो डिग्रीज है, थीटा लिख दिया बचपन का ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये बन जाता है मास मूवमेंट के लिए।
मास मूवमेंट ग्रेविटी से होता है, तो जितनी खड़ी चट्टानें होंगी, जितनी खड़ी सरफेस होगी, उसके अंदर मास इरोजन, मास वेदरिंग ज़्यादा होगा, नॉट इरोजन, मास वेदरिंग ज़्यादा होगा। कंसेप्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? शाबाश। अब अगली चीज़ हमारे पास होती है, जो आइसोलेटेड माउंटेन आपने देख लिया। अब माउंटेन की रूट किसे कहते हैं? जड़। जैसे मैंने अभी बात करी कि एवरेस्ट जो है या ग्रेटर हिमालयाज का जो पार्ट है, ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो नीचे धरती की सतह के नीचे ऐसी कौन सी पार्ट है जो इस पूरे लैंडमास को एक जगह स्टेबल बना के रखा है? उसे हम माउंटेन रूट कहते हैं। तो कई बार ऊपर का पूरा गायब हो चुका होता है और नीचे की रूट बस बच जाती है, क्योंकि कई बार वो या तो ग्रेनिटिक होती है या इग्नियस रॉक कॉम्प्लेक्स होता है। जब हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं इग्नियस रॉक कॉम्प्लेक्स, तो उसमें ग्रेनाइट भी हो सकता है, बसाल्ट भी हो सकता है, शिस्ट भी हो सकता है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स भी शामिल हो सकती हैं, विच हैव बीन मेटामॉर्फोज्ड बाय इग्नियस प्रोसेस, यानी थ्रू टेम्परेचर। अगला जो मेरे पास यहां पे आता है माउंटेन आर्क या माउंटेन चेन। ये बेसिकली वन एंड द सेम थिंग कहलाती है, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन नाम अलग अलग आता है। सो माउंटेन चेन वो होती है जिसके अंदर ये समिट्स एक जैसी दिखती चले, एक जैसी हाइट होना चाहिए, इसीलिए। और जो एक जैसी हाइट है वो रेंज बनेगी। एग्जाम्पल, ग्रेटर के अंदर कई सारी रेंजेस हैं, इससे ज्यादा रेंजेस जो है लेसर में ढेर रेंजेस हैं। ग्रेटर में इतनी रेंज नहीं मिलती जितनी लेसर में रेंज मिलती है। शिवालिक्स की बात छोड़ दें, शिवालिक्स इज वन एंड द सेम थिंग, शिवालिक्स के अलग अलग नाम आ जाते हैं। तो जब पीक्स चल रही हैं, तो महाभारत रेंज नेपाल की मतलब मेन है, वो ग्रेटर हिमालयाज में आती है, और हाईएस्ट पीक वहां पर है। तो एक पीक 8000 की, वो भी 8000 की, फिर वो एक 8000 की, तो वो एक रेंज बना दी। तो महाभारत रेंज उसका एक हिस्सा बन जाती। तो रेंज भी यही है, आर्क भी यही है, और चेन भी यही है। लेकिन फर्क क्या है? रेंज इसमें एक स्पेशल क्वालिफिकेशन रखती है। रेंज आर्च का हिस्सा है, आर्च सबसे बड़ी। तो हिमालयन माउंटेन आर्च या हिमालयन माउंटेन चेन, उसके अंदर रेंजेस हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? इसी को माउंटेन बेल्ट भी बोलते हैं। अब माउंटेन बेल्ट हिमालयाज का पूरा एक सिस्टम है जो एक जैसा चल रहा है, एक सिस्टम से बना हुआ है, एक प्रोसेस से बना हुआ है, लगभग एक टाइम पीरियड पे बना हुआ है। तो टाइम पीरियड एंड फॉर्मेशन आर आल्सो कंसिडर्ड। अगली चीज जो हमारी यहां पर आती है माउंटेन सिस्टम। नाउ माउंटेन सिस्टम को अब आप देखिए, तो हिमालयाज इज वन माउंटेन रेंज। इसके नॉर्थ के ऊपर हम देखेंगे तो एक और माउंटेन रेंज मिलती है, द काराकोरम्स। फिर हिंदू कुश मिलता है, एंड देन एक ब्रांच है जो वेस्टवर्ड जाती है, और जहां ये मिलते हैं वहां पे पामीर नॉट है। तो पामीर नॉट के आसपास वाले हिस्से में सब चीजें अलग अलग तरीके से बनी हुई हैं। कुछ प्री एग्जिस्टिंग है, कुछ पुराने आइलैंड रॉक फॉर्मेशन है, कुछ टेथिस का सेडिमेंटेशन। टेथिस का सेडिमेंटेशन कहाँ है? जिसे हम ट्रांस बोलते हैं। तो ट्रांस पाकिस्तान वाले हिस्से में ज्यादा है, हमारे यहाँ तो वो तिब्बत वाले हिस्से में चला जाता है। तो वो वाला पार्ट एक माउंटेन सिस्टम बनाता है, जिसका एक ही प्रोसेस था, प्रोसेस एक टाइम पे लगा, उससे बन गए। लेकिन उस माउंटेन सिस्टम में फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। माउंटेन सिस्टम में फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेडिमेंट्री से बना हुआ है, कोई इग्नियस से बना हुआ है, लेकिन एक ही एरिया के अंदर है, तो वी कॉल इट एज अ माउंटेन सिस्टम। इसके अंदर अलग अलग रेंजेस होंगी, सिमिलर फॉर्म, स्ट्रक्चर और अलाइनमेंट होगा। तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो नॉर्थ से साउथ तक चलता है, हम उसके 3 रेंजेस की बात करते हैं। इसमें हम पूर्वांचल को शामिल नहीं करते, लेकिन बना तो वो उसी प्रोसेस से। तो पूर्वांचल सिस्टम इज अ डिफरेंट सिस्टम, है वही, ओरोजेनी वही है। ओरोजेनी क्या कहला रही है? ओरोजेनी यानी कैसे उठे हैं ऊपर। फिर एक होता है माउंटेन ग्रुप। तो माउंटेन सिस्टम या माउंटेन ग्रुप ये या माउंटेन बेल्ट, ये एक ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंजेस होता है जिसमें फॉर्म, स्ट्रक्चर और अलाइनमेंट सेम होता है, सेम कॉज होता है, और यूजुअली एक ओरोजेनी होता है। ओरोजेनी का मतलब होता है फोल्ड है। फिर एक होता है कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा की खासियत यह है कि पैरेलल माउंटेन रेंजेस होंगी विथ प्लेटोज। पूरे हिमालयन बेल्ट के अंदर एक ही मेजर प्लेटो हमें मिलता है, दैट इज लद्दाख प्लेटो। अदरवाइज सारे माउंटेन्स हैं, लेकिन कॉर्डिलेरा अलग अलग जगह पे मिलेगा आपको। अमेरिकाज में कॉर्डिलेराज मिल जाएंगे, फॉर्म ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन का कंसेप्ट समझ में आया? इसमें एक जैसे नाम हैं, तो आप चेन बोल लें, आर्च बोल लें, रेंज बोल लें, समझ लें सबसे बड़ा क्या और उसके अंदर क्या। तो रेंज बोलिए तो बड़ी भी माउंटेन रेंज बोलते हैं, दैट इज ग्रेटर हिमालयस इज अ माउंटेन रेंज। उसी के अंदर महाभारत, दैट इज ऑल्सो माउंटेन रेंज। फिर इसमें सीरीज भी आती है।
सीरीज छोटा हिस्सा होता है, छोटा हिस्सा, रेंज का छोटा हिस्सा, बड़ी रेंज चल रही है उसके अंदर छोटे हिस्से, ये कंसेप्ट हैं। एंड इसके अंदर ये मत समझना कि एकदम रिजिडिटी लेकर आना, बिकॉज ज्योग्राफी को इवॉल्व करने में, उनके शब्दों का इस्तेमाल करने में अलग अलग जगह के स्कॉलर्स ने अलग अलग नाम यूज किए। सो देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन कि ये एकदम अलग बना देता है। तो आप इसको अगर, जैसे कुछ लोगों के चेहरे में जो रीड कर पा रहा हूं वो कंफ्यूज ही आ रहे हैं। सो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ जजमेंट? पैरामीटर ऑफ जजमेंट किसी को भी लें अगर हम, ये चार्ट है ऐसा कैसा, इसके आगे आप लिख लेना फॉर्म। फॉर्म, फॉर्म का मतलब सिमिलर फॉर्म है या नहीं है। हाइट, सिमिलर हाइट है या नहीं है, फॉर्म में हाइट भी आ गई। एलिवेशन, एलिवेशन भी फॉर्म में आ गया। दैट इज स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर एक जैसा है। फॉर एग्जांपल ग्रेटर हिमालयाज का स्ट्रक्चर एक जैसा है, उसका कोर पूरा ग्रेनाइट का है। आउटर में सेडिमेंट्री, एक तरफ सेडिमेंट्री हैवी लोडेड है, एक तरफ सेडिमेंट्री लेस लोडेड है, तो लोडिंग भी फर्क पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर बता रहा है। तो क्या स्ट्रक्चर सबका सेम है? तो स्ट्रक्चर अगर सेम होगा तो क्या कहेंगे उसको। फिर अगला है कॉज ऑफ फॉर्मेशन, क्या कॉज ऑफ फॉर्मेशन सेम है, उसे क्या कहेंगे। तो मैंने आगे आपको पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप नीचे जाओगे ना, माउंटेन ग्रुप, सिमिलैरिटी इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड अलाइनमेंट, बट अलग अलग माउंटेन बेल्ट्स का। अब माउंटेन बेल्ट पे इसी पे ऊपर चले जाओ, ज्योग्राफिकल सेंस में डिफॉर्म्ड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, deformed part of earth's crust injected with igneous intrusions and deeper part which have been metamorphosed, जिनका माउंटेन रूट बन गया है। तो ये हो गया 3 पैरेलल, क्योंकि इग्नियस है, ऊपर इंट्रूड करा है। दूसरे माउंटेन रेंजेस में पॉसिबल नहीं है। सो ये यहाँ बेल्ट का ये, अब चेन है तो चेन इज रो ऑफ हाई माउंटेन समिट, लीनियर जुड़े हुए आपस में, इंटरकनेक्टेड और रिलेटेड माउंटेन, या पानी के भीतर कंटिग्युअस रिज ऑफ माउंटेन विद इन लार्जर माउंटेन रेंज। तो माउंटेन चेन सिट्स विद इन लार्जर माउंटेन रेंज, क्योंकि एक ही जगह पर आपको एक जैसा मिल रहा है। फिर ब्रेक आ गया, नदी बहने लगी, वैली आ गई, फिर उसके बाद वाले माउंटेन जो वो छोटे छोटे हो जाते हैं। ये है कंसेप्ट। तो यहां तक आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगली जो चीज होती है उसमें होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। जैसे पिछली बार उन्होंने क्लासिफाई किया था कि कौन सा माउंटेन कहां पर किस तरह का है, दैट इज फोल्ड माउंटेन के ऊपर सवाल था। तो सबसे पहला टाइप होता है स्ट्रक्चरल टाइप। स्ट्रक्चरल टाइप के अंदर जो कोर आता है, कोर के अंदर सबसे पहला है हमारा फोल्ड। नाउ व्हाट इज अ फोल्ड? आर्म तो समझ गए ना, ठीक है। अब फोल्ड देखिए आप, तो फोल्ड का बड़ा सिंपल है। क्या है हमारा फोल्ड कब खड़ा होगा? जब सबडक्शन होगा, दैट इज कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है या डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है। ये हिस्सा है, ये सबडक्ट कर रहा है, फोर्स इस तरफ से लग रहा है, ये रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स ये लग रहा है। ये वाला जो हिस्सा है ये कमोबेश नरम है, सॉफ्टर है, मेलेबल है, मूव कर सकता है। कंप्रेसिव फोर्स सबसे ज्यादा वहीं लग रहा है। अगर आप एक पेपर को दोनों तरफ से फोर्स लगाना चालू करोगे तो बीच में से उठेगा। दैट इज दैट पार्ट जहां वो फोर्स रेजिस्टेंस को ऊपर उठा देता है। तो यहां ये बेंड होना चालू होता है, ये वाला हिस्सा ऊपर उठना चालू होता है और धीरे धीरे ये ऐसा उठ जाता है। यही वाला जो हिस्सा है यहां पे फ्रिक्शनल फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं। यहां टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पे मोस्ट पॉसिबल हो सकता है कि आपको वोल्केनोज भी मिले। हिमालयाज में नो वोल्केनोस, एल्प्स में नो वोल्केनोस। दोनों फोल्ड है, एल्प्स में, सॉरी एल्प्स और यूराल में, इन यूराल एंड इन हिमालयाज देयर आर नो वोल्केनोस। बट एल्प्स के अंदर यस देयर आर वोल्केनोस, एंडीज में यस देयर आर वोल्केनोस, इन रॉकीज देयर आर वोल्केनोस। जापान, फिलीपींस, या पूरा जो हमारा वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर है जहां जहां फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं उन सब जगह पे मिलते हैं। चाहे हम सदर्न एल्प्स में चले जाएं, न्यूजीलैंड में, वहां पर भी वोल्केनो है। तो 2 फोल्ड माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं जिसके अंदर एट प्रेजेंट देयर इज नो वोल्केनोस, लेकिन पुराने समय में वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, उसके एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये कंसेप्ट है। तो फोल्ड माउंटेन की खासियत है ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट को इमेजिन कीजिएगा, वन थिंग इज गोइंग डाउन, ठीक है, एंड अनदर थिंग इज गोइंग अप। ये है खेल। तो ये फोल्ड है। अब ये ऊपर उठा है, ए जैसा फॉर्म करता है, कॉल इट, मैं नहीं बोल रहा हूं, एंटीक्लाइन, एंड दिस फॉर्म्स एज एस, कॉल इट सिनक्लाइन। क्लाइन, क्लाइन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके एंटी उड़ गया है। फोर्स तो डाउनवर्ड जा रहा है ना, सबडक्शन वाला, तो एंटीक्लाइन। सिनक्लाइन, जिस जगह पर इंक्लिनेशन है
सबडक्शन है उसकी सिमिट्री के अंदर है, तो सिंक्लाइन गोइंग डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये वाला रिजल्टेंट फोर्स में एंटी उठता है, ये कंसेप्ट आ गया, यही फोल्ड है। अब इस फोल्ड के अलग अलग हिस्से बन जाएंगे हमारे, उसको हम आगे देखेंगे। एक होता है फॉल्ट। फॉल्ट बेसिकली, फॉल्ट क्या है? ये फॉल्ट है, यहां अंदर जा रहा है, ये फॉल्ट है। एनीवेयर जहां बेसमेंट रॉक, लेट अस इमेजिन कि बेसमेंट रॉक कॉम्प्लेक्स है विद अलग अलग तरह से बना हुआ है, इसके अंदर एक क्रैक आ गया, अब मूवमेंट पॉसिबल है अर्थ क्रस्ट का, ये ऊपर उठ सकता है, ये दोनों ऊपर उठ सकते हैं, ये नीचे दोनों जा सकते हैं, एक ऊपर उठ सकता है, एक नीचे जा सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। जहां पर भी नीचे धरती की सतह में बेसमेंट रॉक पर क्रैक है उसे हम फॉल्ट कहते हैं। वहां आपकी फर्श टूटा हुआ है, फर्श में क्रैक है, जैसे मयंक हॉस्पिटल है ना, उसका जो बेसमेंट है बहुत पुराना बना, 60s का बना हुआ है वो हॉस्पिटल। तो अभी जो बारिश ज़्यादा हो गई थी तो नाले में भयंकर बाढ़ थी, पूरा पानी अंदर आ गया, सीप होता है, फर्श में से निकलता है पानी। तो वो जनरल वार्ड है, तो जनरल वार्ड बारिशों में बंद रहता है उनका। लिफ्ट में पानी घुस गया, लिफ्ट के संप में इतना पानी आया, और ऊपर से 2 मोटरें लगी हुई, एक परमानेंट लगी हुई है, दोनों मोटर फेल हो गई, तो इमरजेंसी में नई मोटर खरीद के लाए, पानी तो निकालना है। सो दैट इज द पार्ट कि क्या क्या हो रहा है। तो क्रैक्स कहीं पे भी हो सकते हैं नीचे, उन्हें हम फॉल्ट कहेंगे। तीसरा पार्ट होता है जो स्ट्रक्चर में होगा। अब यही वाले पार्ट के अंदर जो मैंने यहां बात की थी कि वोल्केनो बन सकता है, अगर ये ऊपर उठ गया और वोल्केनिक इरप्शन कराने लगा तो माउंट यानी डोम फॉर्म का भी बना सकते हो वोल्केनो, तो ये वोल्केनो है। एक वोल्केनो ऐसा होता है जो फिशर फॉर्म में होता है, बहुत छोटी जगह के अंदर मैग्मा इरप्ट रेगुलर करता है और बड़े बड़े एरिया में स्प्रेड करता है, जैसे हवाईयन। तो वोल्केनो 2 मेजर तरह के, एक्सप्लोसिव टाइप और साइलेंट टाइप। एक्सप्लोसिव टाइप वाला जो है वो बड़ा माउंट बना के खूब बुड़ुम करके फोड़ता है, सालों में फोड़ता है। फिशर वोल्केनो लगातार फूटता रहता है, नदी की तरह बहता है, झरने की तरह बहता हो। तो हवाईयन आप देखोगे तो वो दिख जाएगा, आइसलैंड के अगर आप देखोगे दिख जाएगा, ये दोनों जगहों के ऊपर। अब आइसलैंड में क्यों? वो तो रिफ्ट वैली के ऊपर है, आइसलैंड इज सिटिंग ऑन अ रिज। कौन सी रिज है? अरे शाबाश, उससे क्यों बन गया? क्योंकि उसने यहाँ पे भी बैठ के बनाया। आप लोगों से अगली गुजारिश है कि अगले हफ्ते आप लोग भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे और मैं वीडियो बनाऊंगा आपकी। जिस जो बनाएगा बोल बोल के उसको ज्यादा याद रहेगा। ये क्लियर प्लेन है। प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर, नॉट परफेक्ट, विल मेक यू बेटर। अब अगला पार्ट मेरे पास आ जाता है अपवार्प्ड माउंटेन। व्हाट इज वार्पिंग? उठ जाना। अपवार्प्ड यानी वार्पिंग हो गई। वार्पिंग कैसे हो गई? ऊपर उठ जाना। इन्हें बचपन में एक रस्सी उधर बांध के यूं मारते थे तो एक वेव चलती थी, वो वेव पूरी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन में कन्वर्ट नहीं हुई, ऊपर उठा दिया। एक हिस्से को जो मैंने यहाँ पे बात करी थी, एक पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर उड़ गया, ब्लॉक की तरह ऊपर उड़ गया, तो अपवार्प्ड है वो। ठीक है। अब अगला होगा हमारा माउंटेन ऑफ अक्यूमुलेशन। ऐसा एरिया जहां पे कोई चीज आके अक्यूमुलेट यानी इकट्ठा हुई, तो हवा से भी माउंटेन बन सकते हैं। अब माउंटेन एक फिक्स्ड होता है, मूविंग माउंटेन्स ऑफ सैंड होते हैं जिन्हें ड्यून्स कहते हैं। तो सहारा में, अरेबियन डेजर्ट के अंदर, सहारा भी है और अरेबियन डेजर्ट भी है, यहाँ पे 600-600 700-700 मीटर ऊंचे रेत के पहाड़ हैं, बट दे मूव, दे डोंट हैव अ फिक्स्ड प्लेस, सो वी कैन नॉट नेम। आज है कल नहीं है। हाँ, तो हवा के साथ रेत उड़ गई, लेकिन रेत का अक्यूमुलेशन तो अक्यूमुलेशन है। लेकिन वहीं पर अगर इसी अक्यूमुलेशन को मैं सॉइल का कर दूं, हवा के साथ मिट्टी उड़ाऊं और उड़ा के मैं किसी एक जगह पर डिपॉजिट करना चालू कर दूं, तो वो एओलियन डिपोजिशन होगा, बन जाएगा। लेकिन सबसे नॉर्मल जो मिलता है वो मिलता है वॉल्केनिक ऐश का, वॉल्केनिक मैग्मेटिक मटेरियल का, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर इकट्ठे हो गए, अक्यूमुलेट होता चला गया। सो अक्यूमुलेशन कहीं पे भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो जनरली जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो एक के बाद एक के बाद एक बहुत बड़ा माउंटेन छोड़ जाते हैं, लेयर्ड होता है। अगला जो होता है रेसिडुअल। रेसिडुअल यानी ऊपर वाले सारों का प्रोसेस खत्म हो गया। ओवन में बाटी बना रहे थे, 10-10 15-15 मिनट बाद पलट रहे थे, गैस बंद कर दी, रुक गई ना पकना। दूध उबल रहा था, गैस बंद कर दी, ठंडा हो जाएगा। तो जब आप गैस बंद कर दोगे तो एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करना चालू कर देंगे और इन सबको इरोड करेंगे। तो जो बचा खुचा माल बच जाएगा पीछे, उसे कहेंगे रेसिडुअल। नाउ मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियस वर्क कर सकते हैं, एक के बाद एक। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था हिमालयाज का।
कि लेटेस्ट इमेजिन कि हमने वो प्रोसेस बंद कर दिया सबडक्शन का, फिर हमने करोड़ों साल फास्ट फॉरवर्ड करा, इरोड कर दिया, फिर हमने रिवर्स करा, वापस फाड़ना चालू कर, डाइवर्जिंग प्लेट लगा दी, तो बड़ी बड़ी रिफ्ट वैलीज खुल गई। उन रिफ्ट वैलीज के अंदर जो पहाड़ों का मलबा है सडनली अंदर जमे होगा, उसके ऊपर पानी भरेगा, कंप्रेसिव फोर्सेज लगी, फिर वापस हमने उसको रिवर्स कर दिया, अगेन ओरिजिनल पोजीशन में वापस से चालू कर दिया कि अब वापस आप सबडक्ट करो, तो वापस जो कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे, फिर पहाड़ खड़े होंगे, फिर से वापस पहाड़ खड़े होंगे। लेकिन इनके बीच में पुराने पहाड़ों के कुछ अवशेष रह सकते हैं ना, वो रेसिडुअल है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल रेसिडुअल माउंटेन्स का इज विंध्याचल। विंध्याचल शुरुआत में, अब बहुत ध्यान से समझना इसको, पूरे विंध्यन बेल्ट में क्या हमें ग्रेनाइट मिलता है? डोंट कंसीडर बुंदेलखंड, डोंट कंसीडर माइकाल प्लेटो। विंध्यन नर्मदा और सोन के नॉर्दर्न बाउंड्री पर है। जो ग्रेनाइट है वो कोर है, उस कोर के ऊपर किसी समय पर पहाड़ खड़ा हुआ होगा, खत्म हो गया। अब वो पहाड़ जब खत्म हो गया तो पीछे क्या छोड़ गया? रूट्स उसकी, बचे खुचे, कुछ जगह पे इग्नियस है, कुछ जगह पे कुछ है। तो फिर ये जो माउंटेन्स हम देखते हैं ये कैसे आ गए? तो वो जो सिंक्लाइन था, उस सिंक्लाइन के अंदर रेता भरा, वो ऊपर उठा, तो फर्स्ट जो ग्रेनाइट वाली माउंटेन रेंज बनी थी, हमेशा जरूरी नहीं है कि फोल्ड ग्रेनाइट का हो। तो विंध्यन का जो मेरा अजम्पशन है, मैंने पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन चूंकि मुझे ग्रेनाइटिक रूट नहीं दिखती, इसलिए वो उतना मासिव नहीं था। कैसा था? शिवालिक्स जैसा, सेडिमेंट्री का बना। फोल्ड है, फोल्ड हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, 2-3 रेंजेस बनी है, लेकिन कैसी बनी? आउट ऑफ सेडिमेंट्री, और वो रुक गया, प्रोसेस रुक गया। यानी ये ऐसा था कि लास्ट का जो इंपैक्ट होता है, एक पूरा फुल थ्रॉटल इंपैक्ट होता है, एक लास्ट का इंपैक्ट था, उसने हल्के हल्के 2 शल 3 शल पैदा कर दिए एंड मामला खत्म। तो इसका जो इरोजन हुआ वो पूरा सेडिमेंट्री का बना, भी सेडिमेंट्री का था, सेडिमेंट्री रोड हो गए, इरोड हो गए, तो कहां गए? नॉर्थ में, साउथ में। जो वैलीज आसपास बची हुई थी, जो फॉल्ट थे, उनमें जमा होंगे। तो अरावलीज के साउथ में, विंध्यास के बीच में फॉल्ट था, तो उधर वेस्ट से अरावली अपना मलबा फेंकेगा और ईस्ट से विंध्याचल अपना मलबा फेंकेगा। तो इसके मलबा जहां इकट्ठा होगा वहां पे मिक्स्ड। लेकिन अगर सिर्फ विंध्याचल का है तो वहां विंध्याचल की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। तो रेड सैंडस्टोन, अरावली इज ब्लैक है, ब्लैक ग्रेनाइट, ग्रे ग्रेनाइट, तो उधर ब्लैक सैंडस्टोन मिलता है, ग्रे सैंडस्टोन मिलता है। मैंने वो जो वीडियो भेजा था मेरी माइंस का, भाई की माइंस का, वो ग्रे सैंडस्टोन है। कोटा में है, कोटा में भी नहीं है एक्चुअली, वो लग जाती बूंदी डिस्ट्रिक्ट, बूंदी में, कोटा से बूंदी अप डाउन करता है वो रोज, तो वहां पर ब्लैक या ग्रेइश कलर का सैंडस्टोन है। लेकिन उसके थोड़ा सा साउथ में हम आ जाते हैं, चंबल बेल्ट के अंदर आ जाते हैं, तो हमको मिलता है ये कोटा स्टोन। कोटा स्टोन इज वन फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन, ग्रीनिश इन कलर, नहीं है तो मार्बल है। तो स्टोन कैसे फॉर्म हुआ, कहां पे जमा? तो वो क्या बता रहा है कि इसका पेरेंट मटेरियल कहां से आया है? तो सेडिमेंट्री, तो पेरेंट मटेरियल कहां से आया, किस कलर का था? तो चूंकि जियोलॉजी पढ़ते हैं तो वो माइंड के अंदर आई ऑब्जर्व्ड एंड आई टोल्ड, कि मैंने कहा मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन के अंदर ये जो एंगल हमने बात करी थी ना, उसमें डिप होता है, हमने पढ़ा है वो डिप किसे कहते हैं, तो उसमें डिप दिख रहा था मुझको। तो मैंने उसको पॉइंट आउट करा, मैंने कहा यार ये लाइन चल रही है नीचे, अगर ये आगे बढ़ेगी तो किसी दूसरे की खदान के अंदर क्रैक बना देगी, वहां तुम्हें सैंडस्टोन नहीं मिलेगा। बोले बिल्कुल सही बोल रहे हो। बोले लोग डरते हैं उसी को, वो देखते हैं और दिल धड़क जाता है कि आगे पत्थर नहीं है। मैंने उसका टेक्निकल टर्म बोला, उन लोगों ने उसका दूसरा टर्म बोला, बोले हमारे यहाँ इसको ये कहते हैं। ऊपर से तो नहीं दिखेगा वो, यू आर नॉट गोइंग टू नो कि कहाँ क्रैक है। तो वो कैसा फोल्ड है? अंदर पहाड़ों के बीच में लाइन चल रही है, ऊपर नीचे। हमेशा स्ट्राटा ऐसा नहीं होगा, सेडिमेंट्स ऐसे ही जमेंगे, लेकिन जब भी आप फोर्स करोगे तो वो ऊपर नीचे हो गए, डिपेंडिंग अपॉन द हार्डनेस ऑफ द रॉक। जितनी नरम चट्टान होगी उसके अंदर उतने फ्रैक्चर्स होंगे, जितना टेम्परेचर होगा उतनी वो आराम से फोल्ड हो जाएगी, रीस्ट्रक्चर हो जाएगी बिना टूटे। चट्टान का पूरा बेल्ट फोल्ड किया जा सकता है गर्म करके। आप ये मत समझिए कि हमेशा चट्टान टूटेगी। धरती की सतह के बहुत नीचे अगर वो काम लग रहा है तो वहां जरूरी नहीं कि चट्टान टूटे, वो मेलिएबल है, वो पिघली हुई है। लोहे को गर्म करके पिघला, मतलब गर्म कर, नॉट एग्जैक्टली पिघला के बनाते हैं ना, ठोक ठोक के गर्म करके, ठोक ठोक के गर्म करके, ठोक ठोक के बेंड करना है, गर्म करा बेंड कर दिया। तो वही तरीका वहां पे भी ऑटोमेटिकली चल रहा है धरती की सतह के अंदर। तो ये क्या हो गए मेरे, ये बेसिक प्रोसेसेस हैं, बेसिक प्रोसेस कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो पहाड़ों का स्ट्रक्चर है, 3 मार्कर में स्ट्रक्चर के ऊपर ये कुछ भी पूछ सकता है।
तो आपको स्ट्रक्चर का डायग्राम आपकी कॉपी में होना चाहिए। अभी की चिंता नहीं है, अभी तो आप ये पूरे याद रखें और उनके डायग्राम देख लें। फिर एक होता है किस जगह पर मौजूद है। तो जगह का मतलब होता है कि इनलैंड है, यानी मतलब जमीन के ऊपर बहुत दूर है, या कोस्ट के ऊपर है, या आइलैंड में। पानी के ऊपर वाले की बात है यहां हम पानी के भीतर नहीं गए। फिर एक होता है एज। एज यहां पर उम्र वाली बात है, वेदरिंग इफेक्ट है कि कितने वेदर हो गए हो। तो यंग, ओल्ड और मैच्योर, यंग, मैच्योर और ओल्ड। तो यंग पहाड़ वो होते हैं जिनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई। अब इसका एग्जांपल देखो, हिमालयाज में अभी फिर लैंडस्लाइड्स हुए थे ना, हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स नॉर्मल है। अरावलीज भी फोल्ड है। अरावलीज में न के बराबर सुनोगे कि लैंडस्लाइड हुआ, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका। जितना कचरा बगदा था, जो लूज था, वो पार्ट सेटल हो चुका। तो जब पूरी तरह सेटल हो जाता है तो उसे कहा जाता है ओल्ड। मैच्योर जिसके अंदर बैलेंस आ गया है। रैपिड ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपका लैंडस्लाइड हो जाएगा या रॉक स्लाइड हो जाएगा या रॉक फॉल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है, तो मिडिल पॉइंट यानी बैलेंस आ गया। यही वाली चीज नदी में भी रहेगी। रिवर ऑफ ओल्ड एज, रिवर ऑफ मैच्योरिटी, रिवर ऑफ यंग एज। यंग एज जब पहाड़ों से नदी गिरती है, कूदती है, झरने बनाती है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है, रैपिड्स होते हैं उसके अंदर, वाइट वाटर राफ्टिंग होती है, वहां पर स्पोर्ट्स है। लेकिन जैसे ही ये प्लेन्स में पहुंचती है तो ये फैलना चालू करती है। अगर प्लेन के अंदर स्लोप ज्यादा है तो फास्ट फ्लोइंग होगी, लेकिन वैसी नहीं होगी जैसी ऊपर थी। और जैसे जैसे ये स्लोप में कम होती जाती है ना, प्लेन एब्सोल्यूट होता जाता है। जैसे लोअर गंगा प्लेन, वेस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इस एरिया के अंदर नदी का फ्लो बहुत स्लो हो चुका है। लोडेड चलती, बहुत सारा मलबा साथ लेके चलती है। ऊपर मलबा नहीं दिखेगा, ऊपर आपको पानी बहुत क्लीन मिलेगा क्योंकि सारा मलबा बह गया। वो मलबा कहाँ, नीचे आ गया। अब वहां का पानी गंदा दिखेगा आपको, आप तल्ली वल्ली नहीं देख सकते। वो है मैच्योर के बाद ओल्ड एज की। अब उस ओल्ड एज के अंदर उसने अपनी चैनल परफेक्टली कार्व कर रखी, उससे इधर उधर नहीं भागेगी वो। तो गंगा पूरी वैली अभी तक ओल्ड में नहीं पहुंची है। ओल्ड में कौन सी नदियां? पेनिनसुला की, गोदावरी। गोदावरी ने पूरा काट दिया नीचे तक और रॉक बेसमेंट ले आई, ग्रेनाइटिक रॉक आ गए। अब उसको नहीं काट रही वो, उसने अपनी वैली कार्व कर दी, वो वैली में बहेगी, प्लेन्स वाली बात नहीं है। सो यूथफुल मालवा प्लेटो की, यूथफुल कितनी गहरी नदियां हैं तुम्हारी। वो कौन सी है खंडवा में? कुंदा नहीं, खरगोन में कुंदा। तो कितनी गहरी नदी है? शिप्रा कितनी गहरी नदी है? क्या ऐसा लगता है कि खूब गहरी खाई में उतर रहे हो? नहीं, यंग है ये, मतलब टूवर्ड्स मैच्योरिटी है ये। ब्लैक और ब्लैक पत्थर मिल जाता है, काला पत्थर। काला पत्थर पूरा नहीं कटा अभी, तो वो जब कट कुटा जाए तब जब जाइए। चंबल है, चंबल भी यहाँ स्टार्टिंग में वैसी नहीं बहती, लेकिन चंबल जैसे राजस्थान वाले कोटा साइड में, जब कोटा में तो प्लेन्स के अंदर एंट्री हो जाती है, उसके पहले अगर आप देखोगे चंबल को, तो चंबल मासिव है यार। वहाँ दिखती है कि चंबल चंबल है कुछ। तो वो अपनी मैच्योरिटी में पहुँच गई, उसने अपनी वैली बना ली। इसीलिए कहते हैं कि जो नदी कार्व करते हुए चलती है, वो फॉल्ट लाइन में अगर बह रही है तो वो नदी कोई सी भी हो सकती है। फॉल्ट, सिंक्लिनल फॉल्ट, फॉल्ट बोलूंगा, सिंक्लाइन समझ में आना चाहिए। गड्ढा, धरती टूटी हुई है, तो सारी नदियां मैक्सिमम जितनी होती हैं वो फॉल्ट लाइंस में। गड्ढा नेचुरल है, गड्ढे में पानी से बहाव आराम से मिलेगा। तो सोन नदी की जो वैली है, वो वैली बहुत चौड़ी है, नदी के अंदर उतना पानी नहीं है। सोन नदी में उतना वाटर कैरिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो उस वैली को कार्व कर सके। तो इट मस्ट हैव बीन वन ओल्ड रिवर विच वैनिश्ड ड्यू टू टेक्टोनिक प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से, व्हाटएवर। और उस जगह के ऊपर सोन बहती है, क्योंकि सोन अपना डायरेक्शन पलटती है। सोन पहले नॉर्थ वेस्ट बहती है, निकलेगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, पहाड़ों से उतरती हुई चलेगी और सडनली टर्न मार के ईस्ट में जाती है। तो एक तरफ तो नॉर्थ वेस्ट है और फिर बाद में नॉर्थ ईस्टर्ली टुवर्ड्स गंगा चली जाती है। तो ये रिवर कैप्चर है, वैली कैप्चर। एक्चुअली किसी और की वैली रही होगी, उसको कैप्चर कर लिया। अभी सबसे बड़ी नदी वो ही है, तो वो नदी बन गई। अगर लेकिन उसी लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं तो उसी लाइन में एक और नदी निकलती है जो जबलपुर हवेली वाले बेल्ट के पास से निकलती है और वो वहां मिलती है सोन के अंदर। तो अगर आप सोन का डायग्राम देखेंगे तो एक नदी मिलेगी और उसी पॉइंट से इस डायरेक्शन एक नदी ऐसी जा रही है, एक नदी ऐसी जा रही है इधर। ये सोन का वैली है और ये नर्मदा का वैली है। इसको मिक्स्ड ड्रेनेज टाइप ड्रेनेज बोलते हैं। पता नहीं होता है कि यह नाला कौन सा कब कहां किस में चला जाए, तो दैट इज कंफ्यूज्ड ड्रेनेज।
तो ऐसे एमपी के अंदर कई स्पॉट्स हैं जो सर्कुलर या रेडियल पैटर्न बनाते हैं और वो कंफ्यूज्ड ड्रेनेज पैटर्न है। सो ये कब बनेगा? जब लैंडफॉर्म उस तरह का होगा। तो मिक्स्ड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म जहां जहां मिलेगा वहां ड्रेनेज भी मिक्स्ड होगा। एक जैसा लैंडफॉर्म होगा, एक जैसा ड्रेनेज होगा। नदी कैसे बहती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे बहती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कैसे बनती है, एटसेट्रा। अगला जो पार्ट आता है मेरे पास वो होता है पीरियड ऑफ ओरिजिन, कि ये पहाड़ मतलब डेट ऑफ बर्थ है वो। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पुराना कहलाता है प्री कैम्ब्रियन, जिसे हम कहते हैं ओल्डेस्ट। प्री कैम्ब्रियन का एग्जाम्पल है अरावलीज, विंध्याचल। उसके बाद हैसिनियन, हैसिनियन के बाद कैलेडोनियन, कैलेडोनियन के बाद बनेंगे अल्पाइन। अल्पाइन यंगेस्ट माउंटेन है। जब एल्प्स का बनाने का तरीका है, जब एल्प्स बन रहे हैं उसी टाइम पीरियड पे जो दूसरे माउंटेन्स खड़े हुए हैं उन सबको अल्पाइन बोलते हैं। तो एंडीज आर ऑल्सो अल्पाइन, हिमालयाज आर ऑल्सो अल्पाइन, एल्प्स आर अल्पाइन और रॉकीज आर ऑल्सो अल्पाइन। पार्ट ऑफ रॉकीज इज अल्पाइन, पार्ट ऑफ रॉकीज इज अल्पाइन, नॉट कंप्लीट ऑफ रॉकीज। रॉकीज पुराने भी हुआ। अब इसमें फोर्सेस कौन से हैं? तो एंडोजेनिक मैक्सिमम होता है, एक्सोजेनिक में इरोजनल होता है, फिर एल्टीट्यूड के ऊपर क्लासिफिकेशन होता है। सो लो एल्टीट्यूड मतलब 1000 मीटर से नीचे वाले। अब अगर आप ऑल ओवर विंध्याचल को देखोगे तो इट्स लो एल्टीट्यूड, 1000 मीटर रेयरेस्ट टच होगा। लेकिन अगर सतपुराज को देखोगे तो 1000 मीटर की पीक्स कई हैं, अलग अलग जगह पर है। सिर्फ धूपगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट उसमें भी 1000 मीटर से ऊपर है। या अगर हम वो बात करें कहाँ से निकलती है सोन, अरे पहाड़ी अमरकंटक, वो भी हाइट है 1000 के ऊपर है। तो 1000 मीटर के ऊपर वाली पीक्स के ऊपर अगर आप आ जाते हो तो उसे हम कहते हैं लो के बाद रफ माउंटेन्स। 1500 मीटर की हाइट तक कहलाते हैं रफ। फिर होते हैं रगेड माउंटेन जो 2000 मीटर की ऊंचाई तक हैं और हाई कहलाते हैं 2000 मीटर से ऊपर। अब रगेड का एक और तात्पर्य है कि उनके लिम्स खड़े होते जाते हैं। जितना माउंटेन ऊंचा होगा उसके लिम्स उतने पास होंगे। अब इसी के अंदर देखो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है आज तक कोई नहीं चढ़ा। अभी एक ने क्लेम करा है रिसेंटली कि मैं चढ़ गया हूँ ऊपर, अभी रिसेंटली क्लेम करा है। तो कैलाश पे कोई नहीं चढ़ा। इट्स अ पिरामिडिकल फॉर्म ऑफ माउंटेन, ग्रेनिटिक है और उसकी एजेस ऐसी हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं मिलता कि आप चढ़ पाओ। आप चढ़ाओ, आप बोलो चढ़ने में क्या है, चढ़ जाओ आराम से। भाई पहला तो एल्टीट्यूड, ऑक्सीजन वैसे ही नहीं है। आप एक कदम उठाओगे जो एनर्जी यहाँ लगती है उससे पता नहीं कितनी ज़्यादा एनर्जी की वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो आपकी बॉडी वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती जो उस एरिया में होना चाहिए। सो उसको एक टिपिकल सिनारियो, उसको अगर आप देखोगे तो एलिवेशन ऐसा है। अब ऐसी चट्टान के ऊपर आपको चढ़ना है, ऐसी चट्टान पे तो आराम से चढ़ लोगे। तो ये जो एलिवेशन होता है, पहाड़ की हाइट जैसे जैसे आप ऊपर उठाते जाओगे वो ऐसा होता चला जाएगा। हाइट बड़ी होगी, बेस छोटा होगा, कंप्रेसिव फोर्सेस ज्यादा लगी। यही जो लिम्ब और एक्सिस का डिग्री है, इससे हमारे बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं टाइप ऑफ फोल्ड्स। अब टाइप ऑफ फोल्ड पर आइए तो पेज नंबर 6 फोल्डिंग, ठीक है। अब मैं यहां पर बड़े आराम से समझाऊंगा। पहला और दूसरा तो नॉर्मल है, पेज नंबर 6 पर फोल्डिंग बना हुआ है ना। फोल्ड तो समझ में आएगी आप, है ना। अब इसमें एक्सिस भी समझ में आ गया, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन भी समझ में आ गया। जो पांव नीचे गिराता है, यानी ये हिस्सा यहां से यहां, इसे प्लंज बोलते हैं, नीचे प्लंज हो रहा है। अब फोल्ड भी दिख गया आपको, ये एक नॉर्मल फोल्ड इसे कहते हैं, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन नॉर्मल। अब क्या होता है, इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कैसा हो रहा है, एंटीक्लाइन ऐसा है। अगर इसको एक तरफ से फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, एक तरफ से कम फोर्स लगता है, तो ये पतला होता है और धीरे धीरे पूरा मूव होता चला जाता है, तो वो ओवरटर्न हो जाएगा। ओवरटर्न यानी ये फोल्ड ऐसा बन जाएगा और फिर इसके नीचे एक फोल्ड आएगा, ऐसा भी हो सकता है। ये जो हुआ यानी ये पूरी की तरह से लेट गया। तो ये वाला हिस्सा बेसिकली यंग सेडिमेंट से बना हुआ है, ये चट्टान पुरानी है। अब जब ये ऐसा लेट जाएगा तो यंग चट्टानें अंदर दब जाएंगी, उसके ऊपर ओल्ड चट्टान है, ये हिस्सा इरोड हो जाएगा, ओल्ड चट्टान बाहर दिखेगी, नीचे यंग चट्टान रहेगी। ओवरटर्न की खासियत है। अगला होता है एक थ्रस्ट फॉल्ट, एमबीटी जैसे हमने बोला, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब थ्रस्ट में क्या होता है कि एक फोल्ड है इधर से, एक फोल्ड इधर से आ रहा है। अब ये पुश इतना कर दिया कि ये जाके इस पे चढ़ गया, थ्रस्ट कर दिया उसने, तो दूसरे हिस्से के ऊपर चढ़ चुका, तो दैट इज योर थ्रस्ट फॉल्ट, ठीक है। फिर एक होती है आपकी रिज, जिसे कहते हैं सिनक्लिनल रिज।
अब सिनक्लिनल रिज कहां मिलेगी? सिनक्लिनल रिज का सबसे बढ़िया एग्जांपल समंदर के अंदर है, जिसे रिज बोलते हो। पहाड़ियां हैं वो, पर वो तो भैया कंस्ट्रक्टिव है, डाइवर्जेंट है, तो जब भी वहां से निकलता है तो आसपास मैग्मा बाहर निकलता रहता है, तो वो सिनक्लिनल रिजेस हैं, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर निकल रही हैं। अब आप यहां नीचे देखिएगा, एक एक मैंने बनाया है डायग्राम के तौर के ऊपर आपको दिया है। अगर इक्वल प्रेशर लगेगा, इक्वल प्रेशर दोनों तरफ से लगेगा, एवरी एक्शन इज हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो जो बनेगा उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो चट्टान की डेप्थ यहां चल रही है वही चट्टान की डेप्थ यहां चल रही है, यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है। अगला होता है असिमेट्रिकल फोर्स। इसी को आप डबल कर दीजिए तो यहां फोर्स ज्यादा लगेगा, ये इधर से ज्यादा उठ जाएगा, इधर कम होगा। जब इधर ज्यादा उठ जाएगा तो ये हिस्सा कंप्रेसिंग में आ जाएगा और इधर ये फैल जाएगा। अगला हो जाएगा मोनोक्लाइन, एक ही तरफ आपका इंक्लिनेशन है। तो मोनोक्लाइन का बड़ा सिंपल है, प्लेन चल रहा है और सडन उठ गया या नीचे गिर गया, दैट इज मोनोक्लाइन। फिर एक होता है आइसोक्लिनल फोल्ड। आइसोक्लिनल फोल्ड का मतलब होता है, मोनोक्लिनल मतलब सिंगल, मोनो इंक्लिनेशन सिंगल, ये मोनोक्लिनल, यही आइसोक्लिनल है। मोनोक्लिनल इज आइसो, एक तरफ। अगला हो जाएगा आपका आइसोक्लिनल। आइसोक्लिनल के अंदर यही फोल्ड, ये वाला जो फोल्ड है, ये आपने उठाया, कंप्रेस कर दिया बहुत, अब गिरा दिया इसको, ऐसा गिरा दिया, आइसोक्लिनल। देन रिकम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट जहां पूरा फोल्ड लिटा दिया, अर्थ की सरफेस पे लेट गया। अभी जो ये फोल्ड देख रहे हैं ये तो ऐसा देख रहे हैं, अब ऐसा होनी अनहोनी हुआ कि ये फोल्ड ऐसा हो गया और ये चल रहा है ऐसा, पूरा लिटा दिया धरती की सतह के ऊपर। कोलोराडो रिवर वैली, ग्रेट कैनियन के अंदर, ग्रेट कैनियन को जियोलॉजिस्ट्स का पैराडाइज बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट्स का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स एक साथ दिखती हैं डिपोजिशन की। उसमें एक चट्टान है, वो चट्टान किसी समय पर रेत का, समंदर का किनारा था, रेत, उसके ऊपर डायनासोर चल रहा था, चला, तो डायनासोर का क्या हुआ मालूम नहीं, वो वाला जो चट्टान है उसके ऊपर मलबा जमा, कंप्रेस हुई, वो चट्टान हार्डन हो गई। अब वो चट्टान ऐसी खड़ी है, जो ऐसे हुआ करती थी वो 90 डिग्रीज पर ऐसी हो चुकी है। तो आप ये सोचोगे यार डायनासोर चढ़ कैसे रहा था ऊपर, भाई दीवार के ऊपर उसके फुटप्रिंट्स बने हुए लाइन से, तो आपको क्या लगेगा कि डायनासोर ऊपर कैसे चढ़ रहा था, बट एक्चुअल में वो ऐसी थी, जो फोर्सेस की वजह से ऐसी हो गई। तो जो चीज ऐसी है वो ऐसी हो जाएगी ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स का मूवमेंट है। देन हमारे पास ओवरटर्न्ड और थ्रस्ट फॉल्ट्स होते हैं। जब ये वाला है, ये फोल्ड इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये टूट के इधर हो गया और ये वाला हिस्सा इधर हो गया, दैट इज योर ओवरटर्न्ड या थ्रस्ट फोल्ड्स। ये अलग अलग तरह के फोल्ड्स हैं, इनका एग्जाम्पल आगे भी दिया है मोनोक्लाइन अगले पेज में, ताकि आपको अलग अलग डायग्राम से क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में तो आप मान के चलिए कि यहाँ से सवाल आना है, प्री के अंदर ये पूछ सकते हैं। सो मोनोक्लाइन एक तरफ है, एंटीक्लाइन समझ में आ गया, सिंक्लाइन समझ में आ गया, ओवरटर्न आ गया और रिकम्बेंट, ठीक है। फिर एक और होता है कि इन्वर्जन किस प्रकार से होता है, क्योंकि जो चीज ऊपर है उसका इरोजन होगा। तो इन्वर्जन ऑफ रिलीफ का मैंने आपको पूरे स्टार्टिंग में इमेजिन कराया था। लेट अस इमेजिन दैट द गैस बर्नर हैज बीन टर्न्ड ऑफ, और अब शिवालिक्स नहीं बन रहे, लेसर नहीं बन रहे, ग्रेटर नहीं बन रहे, अब इरोजन चल रहा है। तो जो पहाड़ है वो घिस जाएगा और उसकी वैलीज भर जाएंगी और नया सेडिमेंट्री डिपॉजिट होना चालू होगा, और फिर अगर वो होगा तो वो हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, जो किसी समय में रिवर वैली थी वो ऊपर उठकर आ जाएगा, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू माउंटेन्स। अब इसका एग्जांपल देता हूं। जब आप मालवा प्लेटो के अंदर ट्रैवल करते हो तो कई कई जगहों पे आपको हिल्स दिखती हैं। मैक्सिमम हिल्स आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। नाउ सैंडस्टोन, सैंड इज फॉर्म्ड आफ्टर द वेदरिंग एंड इरोजन एंड डिपोजिशन प्रोसेसेस ऑफ सैंड। सैंडस्टोन सैंड से बनेंगे। सैंड इज फॉर्म्ड आउट ऑफ ग्रेनाइट। सैंड को प्रोड्यूस करने वाला ग्रेनाइट है, सिंपल एज दैट। तो ब्लैक बसाल्ट के इलाके के अंदर आपको सैंडस्टोन कहां से मिल जा रहा है? देवास जाओ, देवास में टिकरी है ना। अगर आप बाहर से जाओगे तो देवास शहर आपको अलग दिखेगा, बाईपास से अगर आप जाते हो देवास में और लेफ्ट में देखोगे तो आपको टेकरी अलग दिखेगी, लेकिन डायरेक्ट देवास चले जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ऐसा पहाड़ी इलाका है, इसी वजह से वहाँ पानी नहीं है, पूरा हिली है, तो पानी तो निचले इलाकों में मिलना है उसका। वो कैसे बनी है? सैंडस्टोन की है, उदयगिरी है सांची के पास,
सैंडस्टोन की है। कैसे बनी हुई है? किसी समय में ये बड़ी लेक्स थी, खतरनाक बड़ी लेक्स हुआ करती थी। डिपोजिशन होता चला गया, वो हाइट, देवास की टेकरी की हाइट, उस हाइट तक वो नीचे पानी भरा हुआ उसमें उल्टा, और उसके ऊपर भी लेक है। अब उसमें सैंड भर रहा है, सैंड भर रहा है, सैंड भर रहा है, सैंड भर रहा है। प्रेशर से वो सैंडस्टोन फॉर्म हो रहा है, 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 हो रहा है। एक लेवल आया, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शंस होना चालू हुए। वॉल्केनिक इरप्शंस होना चालू हुए, इरोजन चालू हुआ। तो एक इरोजन ने क्या करा, एक वो जो एरिया था देवास वाला, जो वो बेल्ट है आसपास का, उसमें जो पुराना बेल्ट था वो रह गया। उसके आसपास के बेल्ट में उसने काला पत्थर जमा करा दिया, जहां उसकी हाइट ऊपर रह गई। अब काला पत्थर पहले घिसेगा कि सैंडस्टोन या दूसरा रॉक पहले घिसेगा, सॉफ्ट वाला? तो सॉफ्ट वाला घिसना चालू हो गया। तो वो बहुत बड़े पहाड़ के अंदर की या बहुत बड़े एरिया के अंदर की लेक्स के रिमनेंट पार्ट है। अब काला पत्थर एक लेवल के बाद, काली मिट्टी एक लेवल के बाद जमा होना चालू हो गई, तो वो इरोड हो गया, तो वो सैंडस्टोन है। फिर काली मिट्टी के एरिया में सैंडस्टोन क्या कर रहा है? क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो पुराना है, वो सैंडस्टोन बना है। दैट इज इन्वर्जन ऑफ रिलीफ। जो चीज़ पहले ऊंची थी वो नीची हो गई, जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर आ गई। दैट इज इन्वर्जन ऑफ रिलीफ। फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों को ब्लॉक माउंटेन्स के हिस्से बताए हैं, तो ब्लॉक माउंटेन का अब हिस्सा समझिएगा। अभी हम लोगों ने एक चीज बात करी थी कि फॉल्ट होता है, बराबर? फॉल्ट का मतलब क्या हुआ? टूट जाना, क्रैक आ जाना, नॉट गड्ढा। क्रैक बड़ा होता है फॉल्ट, गड्ढा तो एक सिंकहोल भी हो सकता है। लंबे एरिया में क्रैक हो जाना। अब वो जो लंबे एरिया में क्रैक होगा, उसकी वजह से धरती के मूवमेंट पर, यानी जो प्लेट वहां पर जो फोर्स वहां लग रहा है, उसके मूवमेंट के हिसाब से काम होगा। क्या हो सकता है? ये एक सिंगल स्लैब है रॉक की। अब इस रॉक के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं या सिंगल फ्रैक्चर हो सकता है, बराबर? ये 2 फ्रैक्चर करे मैंने, ये 1 फ्रैक्चर करा मैंने। इज इट पॉसिबल? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं फ्रैक्चर्स। अगर इसको मुझे ऊपर की तरफ का फोर्स मारना है, अपवर्ड फोर्स, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर उठ सकता है। दैट इज एपिरोजेनिक फोर्स। दैट इज एपिरोजेनिक। पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट राइजेस और पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट सबडक्ट्स। ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मेशन है। अब ब्लॉक माउंटेन को देखिएगा तो ये वाला हिस्सा रॉकी है, इसके अंदर ये रिफ्ट्स बन गई हैं। अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये खाली नहीं है, वैक्यूम नहीं है, यहां पे कुछ दूसरा मटेरियल है जो बड़ा आसानी से कंप्रेस हो सकता है। अब कंप्रेसिव फोर्सेस अगर लग रहे हैं यहां पर, तो ये दोनों इधर पुश करेगा, तो यहां जो फोर्स लगेगा इट इज गोइंग टू पुश दिस पार्ट अपवर्ड्स, हायर उठा देगा। कहां उठा देगा? कहां से उठा दिया? गड्ढे से। किधर उठा दिया? हायर, गड्ढे में था, कहां उठा दिया? तो हायर वाले हिस्से का एच याद रखिए, इसे बोलते हैं हर्स्ट, और जी याद रखिए गड्ढे वाला ग्रेबन। तो 2 हिस्से होते हैं ब्लॉक माउंटेन के। ये ब्लॉक माउंटेन का बेसिक डायग्राम। ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा हर्स्ट, नीचे वाला कहलाएगा ग्रेबन। तो फोर्स क्या लगा? या तो ये हर्स्ट को ऊपर उठाया या इस हिस्से को नीचे दबा दिया। अब यहां पे मैंने कंप्रेस लगा था, अब मैंने इसको रिवर्स मार दिया, तो ये पूरा हिस्सा नीचे दब जाएगा। तो ये हो गया, अब ये हर्स्ट बन गया और ये ग्रेबन है। भाई अगर मैंने ऐसे कंप्रेस किया, ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाया, तो ये वाला जो मटेरियल है ये तो ऊपर आ गया, तो ऊपर आने वाला हर्स्ट बना, ये हिस्सा नीचे ग्रेबन है, गड्ढा, यानी ये हिस्सा ग्रेबन बना, ये ग्रेबन हो गया। वहीं पर अब इसी हिस्से के अंदर लेट अस इमेजिन कि आई एम पुटिंग डाइवर्जेंट फोर्सेस, और ये पहले ऐसा था, धीरे 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 इधर चला गया, तो यहां का मलबा कहां गिर गया? यहां, तो ये ग्रेबन बन गया, ये हर्स्ट बन गया। तो एनीथिंग दैट इज हायर इज हर्स्ट, एच फॉर एच, जी फॉर गड्ढा, गड्ढा फॉर जी, जी इज ग्रेबन। ये है मेन। अब यहां पर बेसिकली ये तो हमने बड़ा सिंप्लीफाइड अंदाज में बताया, देयर इज अ फॉल्ट प्लेन। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सीधी लाइनें हो, अदरवाइज इट्स स्लाइडिंग मोशन, इट स्लाइड्स, ऊपर का हिस्सा नीचे स्लाइड करता है टूटने के बाद, एंगल पे अगर है तो उसे हम बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। अब अगर ब्लॉक ऊपर उठा है तो वो हमारा बन जाता है ब्लॉक माउंटेन। एक तरफ अगर ब्लॉक उठाओगे तो क्या बनेगा? पेज नंबर 7 पर चौथे नंबर का डायग्राम, ब्लॉक फॉल्टिंग अनइरोडेड। अब देखिए उसके अंदर सबसे पहला वाला डायग्राम, टाइल्ड ब्लॉक, ये इस तरह का ब्लॉक एक टूटा, फिर एक फॉल्ट प्लेन आया, ये फॉल्ट प्लेन है, फिर एक और ब्लॉक है,
फिर तीसरा आएगा सबसे नीचे वाला हिस्सा ये वाला, फिर ये इसका रिवर्स हिस्सा इस तरह का, और फिर एक चौथा हिस्सा। तो ये ग्रेबन है, ये वाला हिस्सा हर्स्ट है जो ग्रेबन के पास है, ठीक है। और ये वाली लाइन को क्या कहेंगे, ये वाली लाइन फॉल्ट प्लेन्स। तो एक साथ नहीं होता। अब आप इसी का एग्जांपल आप नर्मदा वैली में लीजिए। इंदौर में बैठे हैं आप, ऑलमोस्ट एट अ वेरी हायर पॉइंट पर बैठे हो आप। मांडू चले जाओ, हायर पॉइंट है। महू चले जाओ, हायर पॉइंट में हो। अब महू से आप साउथवर्ड की तरफ चलना चालू करो तो एक घाट आएगा पहले, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, फिर एक और घाट आएगा, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, फिर एक और घाट आएगा। जनरली 2 या 3 घाटों के बाद नर्मदा जी मिलती है विंध्याचल के बाद। जनरली एकदम से ऐसा नहीं कि विंध्याचल कूदे सीधे नर्मदा में डुबकी मार रहे हैं ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, और ये है हर्स्ट और ग्रेबन के एग्जाम्पल। तो वो पूरी जो वैली है, ये पूरे उसके दोनों तरफ वाले हिस्से ब्लॉक्स हैं। सो विंध्याचल इसीलिए ब्लॉक माउंटेन नहीं कहलाता। विंध्याचल किसी समय में माउंटेन था, अभी वो प्लेटूज की एजेस है, लेकिन माउंटेनियस कुछ जगह पे आज भी है क्योंकि उसकी रूट्स मौजूद हैं। इस वजह से उसको हम रेलिक्ट माउंटेन कहते हैं कि गया, गुजरा, भूला, बिसरा। लेकिन सतपुराज एक्टिवली ब्लॉक माउंटेन है। वो नीचे की तलहटी से, पानी के भीतर से ऊपर उठा है, और उसके आसपास वाला पार्ट भी ऊपर उठा है। इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है, मैंने एक वीडियो डाली थी, याद नहीं मुझे, शायद 17-18 में डाली थी, 18 या 19 में डाली थी। आई वॉज गोइंग टू बैतूल, और मैंने हरदा हंडिया के आसपास वाले इलाके में नर्मदा जी के पास एक वो है, अरे होटल है, वहाँ खाना खाने रुके थे यार, एमपीटी की। तो खाना खाया तो सामने मार्बल की रॉक्स दिख रहे थे। जियोलॉजी तो पढ़ते हैं कि नर्मदा वैली में मार्बल मिलता है। हमने कहा उसको देखेंगे। वहीं पर फिर एक पुराना रूइंस दिख रहा था। मैंने चलो बीवी, हम दोनों थे, चले गए। वहाँ पर एक सराय है मुग़ल टाइम की, एक व्यापारी की सराय थी। उस पूरे पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े मार्बल के पड़े हुए हैं। मार्बल तो पानी के अंदर बनता है, लाइमस्टोन है, फ्रेश वाटर है, तो किसी समय वो लेक के अंदर था। क्रम्बलिंग इफेक्ट हुआ तो जो शीट मार्बल की बनी थी वो टूट गई और बिखर गई, तो पूरी पहाड़ी के ऊपर टुकड़े पड़े हुए, कुछ छोटे कुछ बड़े। एंड इट इज़ नॉट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मार्बल, इट्स इम्प्योर फॉर्म ऑफ मार्बल। ऐसा कोई सुंदर मार्बल नहीं है कि आप उसकी, अगर वो होता तो अब तक तो गायब भी हो चुका होता। फिर टुकड़े बने, घर बनाएंगे हम उसके। तो दैट इज़ योर ब्लॉक एंड फोल्ड। इसके बाद फिर अगले डायग्राम्स देखिएगा तो ये प्रोसेस है समझाने के लिए है। फॉल्ट्स किस तरह के होते हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होते हैं। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। एक होता है जो नॉर्मल फॉल्ट होता है। नॉर्मल फॉल्ट के अंदर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन यानी डाइवर्जेंट में फॉल्ट होगा। एक होगा कन्वर्जेंट होगा, कंप्रेसिव होगा, और उसके अंदर हमारे पास रिवर्स थ्रस्ट फॉल्ट होगा। नॉर्मल फॉल्ट इज डाइवर्जेंट, रिवर्स फॉल्ट इज कन्वर्जेंट। टूटा हुआ है, ऑलरेडी फ्रैक्चर है, अब कंप्रेस करा, ऊपर उठ गया स्लाइड करता हुआ। और फिर एक, जैसे हमने प्लेट बाउंड्रीज देखी थी ना, उसी तरीके की ये 3 है। और तीसरा वाला आता है टियर या लैटरल डिस्पर्समेंट। टियर में ऐसी कौन सी बाउंड्री होती है, तो वो टियर है कि भैया ब्लॉक, 2 ब्लॉक हैं आपस में टकरा के निकल गए, या एक लैंडफॉर्म तब टकरा के निकल गए, तो नदी वैली उधर थी, नदी वैली इधर चली गई, तो फिर 2 नदियां अलग हो गई। ये 3 तरीके हो गए आपके। फिर अगला है रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन, कि रिफ्ट वैली कैसे बनती है। तो रिफ्ट वैली बेसिकली ये नोट्स को मर्ज करना है, वापस से रीअलाइन करना है मुझे, बट कभी ईश्वर ने चाहा तो करेंगे उसको, आगे पीछे हैं, सिस्टमैटिक अलाइन करना है, ठीक है। फिर प्रोसेसेस फॉर्मेशन एक बार रीड करना। मेन कंसेप्ट यहाँ पर कंसेप्ट समझाने का था। भैया इसकी एक पीडीएफ बना दोगे क्या मुझे, है ना, इसकी पीडीएफ अभी बना के भेज दो मुझे। हाँ, कंसेप्ट मेरा समझाने का इसलिए था क्योंकि अब आपका जो काम शुरू हो रहा है, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बोला था फोल्ड आएगा, तो मैंने आप लोगों को पहले से चार्ट बनवाए, कौन सा माउंटेन फोल्ड है, कहाँ है, वो वाले आपको चार्ट्स को तैयार करना शुरू करना है फ्रॉम एमपी ऑनवर्ड। पहले एमपी करेंगे, एमपी की डेप्थ में जाएंगे, एमपी की गहराई में उतरते जाएंगे। देखिए एमपी के अंदर चाहे वो विंध्यन हो चाहे वो सतपुरा हो, दोनों कॉन्टिनेंटल हैं। विंध्यन रेलिक टाइप है स्ट्रक्चरल में, सतपुरा स्ट्रक्चरल के अंदर ब्लॉक है। हो गया, 2 क्लासिफिकेशन हो गई। कब बना है, तो विंध्यन का ओरिजिनल फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन है, सतपुरा बाद में है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट ये कह सकते हो हिमालयन ओरिजिन ही है।
यानी जिस समय हिमालय का फॉर्मेशन चालू हुआ उस समय ये हुआ, यानी 65 मिलियन ईयर्स अगो से ये काम चालू हो गया। ठीक, अगला क्लासिफिकेशन क्या आता है मेरा, यंग, ओल्ड, मैच्योर। तो विंध्यान आर 100% ओल्ड माउंटेन्स, विंध्यास में आपको नहीं मिलता, लेकिन नर्मदा वैली के अंदर आपको रॉकफॉल या रॉक स्लाइड्स मिलता है, लैंडस्लाइड्स मिल सकता है आपको। विंध्याचल प्रॉपर में आपको नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ की रॉक्स जो है वो स्टेबल हो चुकी हैं। जो हिस्सा ऐसा डिप खा रहा है वो तो अभी चल रहा है ना प्रोसेस, ब्लॉक माउंटेन का कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से। हिमालय और ओरिजिन ही बनी तो नहीं, अभी बंद तो नहीं हुई, गैस बर्नर तो चालू है, तो जो कंप्रेशन वहाँ लग रहा है वही कंप्रेशन यहाँ पे भी लग रहा है। और इसके अंदर जो पूरी नर्मदा फॉल्ट लाइन है, यहाँ फॉल्ट है अंदर, और इसी वजह से खंडवा वाले इलाके के अंदर या खरगोन वाले इलाके के अंदर जो प्लेन्स वाला हिस्सा है, वो प्लेन्स कौन सा प्लेन है, वो तो वैली का प्लेन है। वो वैली का प्लेन मतलब फॉल्ट लाइन के ऊपर का प्लेन है, माउंटेनियस नहीं है वो किसी समय नदी की तल्ली थी या लेक्स की तल्ली थी, अब उसके अंदर एक्वाटिक या मरीन या लेकस्टेरिन कुछ भी डिपोजिशन है, उसमें जो गैप्स हैं वो कंप्रेस हो रही हैं। तो पंधाना के अंदर तुम्हारे बम फूट रहे थे अंदर धरती के अंदर से, अपने आप ही आवाज़ें आ रही थी, लोग डर डर के भाग रहे थे। इंदिरा सागर जब लेवल अपना बढ़ाना चालू करता है तो पानी रास्ता बनाता है, और पानी जब रास्ता बनाएगा तो नीचे जो गैसेस ट्रैप हैं वो निकलने की कोशिश करेंगी, तो रॉक मूवमेंट होगा, और वो रॉक मूवमेंट अभी स्टेबल नहीं हुआ है, तो हो सकता है इस पूरे बेल्ट के अंदर एक खतरनाक अर्थक्वेक आ सके। 2 मेट्रो की कहानी, भोपाल मेट्रो, इंदौर मेट्रो। इंदौर मेट्रो अब जाके क्यों शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने रेट बढ़ा दिए थे। रेट क्यों बढ़ा दिए थे, क्योंकि भोपाल का अर्थक्वेक जोन सिस्मिक और इंदौर का सिस्मिक जोन अलग है। इंदौर ज़्यादा सिस्मिक प्रोन है क्योंकि हम ज़्यादा बॉर्डर पर बैठे हैं, जबलपुर ज़्यादा सिस्मिक प्रोन है, तो वो तो रिज पर बैठा है, नर्मदा वैली पे, नर्मदा किनारे बैठा है। हमारे यहाँ से तो फिर भी नर्मदा थोड़ी दूर है। ये है कंसेप्ट। तो आपको माउंटेन्स बनाने, मैंने एमपी का मैप मंगवाया आपसे, आप लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस करी है। तो आज आपका काम है, सबसे पहले एक कलर से आप विंध्यास की बाउंड्रीज बनाएंगे, लेफ्ट बनाएंगे, राइट बनाएंगे, बॉर्डर सारी प्लॉट करेंगे, सतपुरास बनाएंगे, सारी बॉर्डर्स बनाएंगे। अगला कलर लेंगे, उसके पार्ट्स लिखेंगे कि सतपुड़ा ईस्टर्न, मिडिल, वेस्टर्न, इस तरह से बेसिक। उसके बाद फिर उनके सब पार्ट्स लिखेंगे। अगर आज नहीं लाए हो, वो मटेरियल तुम्हारे पास नहीं है, तो मंडे का काम है। वर्ल्ड के सारे आपके पास माउंटेन्स हैं, आपका काम जो अब कॉन्टिनेंट्स प्लॉट करने का है, तो एक ही बार करना है अब अपनों को, कंट्रीज वगैरह सब बनानी है, और उसी के साथ में आप माउंटेन रेंजेस बनाओगे, और वहीं पर आप ओरिजिन ऑफ रिवर प्लॉट करोगे। रिवर नहीं प्लॉट करोगे, ओरिजिन ऑफ रिवर प्लॉट करोगे। अगर पूरा, जैसे मान लीजिए आप अफ्रीका ले रहे हो, तो अगर आपने वेस्टर्न प्लेटोज के ऊपर से रिवर निकाली है जो पूरा यू टर्न मार के जा रही है, तो बना दो कि यहाँ से निकलती है, इन कंट्रीज में से होती जाती है, चाहो तो बनाना। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि नए लोगों को वो ओवरलोड हो। सो मेरा पर्पस ये है कि कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज तो सबसे पहले खुलवा दी थी, वो काम आपका हो चुका है, वहां से आप सीधे माउंटेन्स और प्लेटूज प्लॉट करो। तो माउंटेन्स पूरे डेटा के साथ होने चाहिए। अगर आज तैयार नहीं हो तो टेक योर टाइम, मंडे ऑनवर्ड एवरी सेकंड डे मुझे एक कॉन्टिनेंट खत्म चाहिए, एवरी सेकंड डे एक कॉन्टिनेंट खत्म हो जाना चाहिए। ये सारा काम आपका तैयार है, ताकि आप इसके 2 रिवीजन बाद में भी मारोगे तो जो कंटेंट आपके पास है, और आपने अगर उसको बनाया होगा तो आपने ढूंढ के बनाया होगा, आपने उस पर फोकस किया होगा, बनाया मटेरियल। जैसे ये मैंने आपको नोट्स दे दिए, बड़े आराम से बने बनाए हैं, इसमें आप ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, आप उतने ही कंसंट्रेटेड रहोगे। इसलिए जिसने अपने खुद के नोट्स पे मेहनत करी है, उसने 50 चीज़ें और भी पढ़ी हैं ढूंढने में, उसका नॉलेज बढ़ता है। इसलिए आई प्रिफर सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स, कि आपका नॉलेज एक्स्ट्रा बढ़ता है। जितना है उसमें से आ गया तो ठीक है, लेकिन पढ़ने में आया तो मेरा पर्पज़ है कि आप पढ़ो, आपके पास मटेरियल हो भी जाए तो भी आप पढ़ो। मंडे तक मैं कोशिश करूंगा आपको बेसिक इसका दे दूँ, इंडिया के माउंटेन्स का भी दे दूंगा, एमपी के माउंटेन्स का भी दे दूंगा, और हाँ, लेकिन तब तक का ये जो टाइम है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। टेक अ ब्रेक, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। कंपोजिशन के बाद